विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हमें मिला है, जिसे अगर आप प्रिंट करवा लें और भरकर अपने साथ रख लें तो आपको सारे प्रपत्र भरने में बहुत आसानी होगी। आपको बार बार सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं पलटना होगा। यह फॉर्मेट अमेठी के किसी साथी ने बनाया है, उन्हें हम इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस फॉर्मेट से सभी मतदान अधिकारियों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए इस फॉर्मेट को डिस्कस किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट का नाम रखा गया है पीठासीन इंडेक्स। हम आपको शुरुआत में ही बताना चाहेंगे कि यह फॉर्मेट चुनाव आयोग से जारी नहीं किया गया है, ये केवल सहयोगार्थ किसी साथी के द्वारा बनाया गया है, जो निश्चित रूप से आपकी चुनावी प्रक्रिया को आसान बना देगा। तो देखिए, जब मतदान संग्रहण केंद्र से जब आपको सामग्रियां मिलती हैं, तो जब आप अपने सामग्रियों की जांच करते हैं, उस दौरान अगर आप इस फॉर्मेट को भर लें तो आगे की चुनावी प्रक्रिया में जो सारे प्रपत्र आपको भरने होते हैं उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। देखिए, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप यहां पर अपनी पार्टी संख्या लिख लीजिए। देखिए, मतदान संग्रहण केंद्र से जब आपको सामग्रियां मिलती हैं तो उससे पहले आपको एक नियुक्ति पत्र मिलता है। उस नियुक्ति पत्र पे आपकी पार्टी संख्या अंकित होती है, तो आप वहां से देखकर अपनी पार्टी संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। जिस भी दिनांक में आपके यहाँ मतदान है वो दिनांक आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसमें सबसे पहला नंबर है कि विधानसभा की संख्या एवं नाम। इसके सामने एक संख्या का कॉलम है, तो अगर आप इसे ना भरना चाहें तो इसे छोड़ दीजिए। उसके ठीक सामने आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवा रहे हैं उसका जो नाम है, उसकी जो क्रम संख्या है वो इसके सामने लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो है मतदेय स्थल की संख्या एवं नाम। जिस भी बूथ पर आप मतदान कराएंगे उसका नाम और नंबर जो भी होगा वो उसके सामने आप लिख दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। यहाँ पर देखिए, मैं अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, जिस बूथ पर आप मतदान कराते हैं उसे मतदेय स्थल कहा जाता है, और उस मतदेय स्थल पर यानी कि जहां पर आप चुनाव करवा रहे हैं वो कोई प्राथमिक पाठशाला या कोई पाठशाला हो सकती है, वहां पर 2-3 बूथ बने होते हैं। तो वो जो दोनों तीनों बूथ होते हैं वो मतदान केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो वोटर लिस्ट आपको मिलेगी उसमें मतदेय स्थल की संख्या एवं नाम भी लिखा होता है और मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम भी लिखा होता है। तो आप उस वोटर लिस्ट से मतदेय स्थल की संख्या एवं नाम देखकर उसके सामने अंकित कर दीजिए, और उसी वोटर लिस्ट से मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम देखकर ठीक उसके सामने अंकित कर दीजिए। उसके बाद चौथा है कुल मतदाताओं की संख्या। देखिए, जो आपको वोटर लिस्ट मिलेगी उसमें महिला और पुरुष दोनों मतदाता होते हैं। या तो ये हो सकता है कि पहले से उसके ऊपर एक स्लिप चिपकी हो जिसमें आपको कुल मतदाता महिला पुरुष पहले से लिखा हो, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप उस वोटर लिस्ट का अवलोकन करके कितने महिला कितने पुरुष मतदाता हैं और कुल कितने मतदाता हैं वो आप गिन लीजिए, और उसके बाद आप कुल मतदाताओं की संख्या ठीक उसके सामने लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पर मैं चुनाव करवा रहा हूँ वहाँ पर 930 मतदाता हैं कुल मतदाता, तो मैंने यहाँ पर 930 अंकित कर दिया। उसके बाद पुरुष मतदाता कितने हैं और महिला मतदाता कितने हैं वो उसके ठीक सामने आप अंकित कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर जहां पर मैं चुनाव करा रहा हूं वहां पर 510 पुरुष मतदाता हैं और 420 महिला मतदाता हैं, तो हम इसके सामने अंकित कर देंगे। इसके बाद मतदान संग्रहण केंद्र से जो आपको ईवीएम मशीन मिलेगी उसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट होगा। उस पर जो भी नंबर अंकित होगा वो आप देखकर कंट्रोल यूनिट का नंबर ठीक उसके सामने अंकित कर दीजिए, बैलेट यूनिट का नंबर ठीक उसके सामने अंकित कर दीजिए, वीवीपैट का नंबर आप उसके ठीक सामने अंकित कर दीजिए। उसके बाद इसमें आठवां है कि ग्रीन पेपर सील की संख्या व क्रम संख्या। उसके बाद ग्रीन पेपर सील आपको कितना मिला है और उसकी क्या क्रम संख्या है वो उसके सामने आप अंकित कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको 4 ग्रीन पेपर सील मिला है, तो आप इसके सामने संख्या 4 अंकित कर दीजिए, और वो किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक है वो उसके ठीक सामने आप अंकित कर दीजिए। आप समझ रहे होंगे कि अगर ये डिटेल आप पहले से भर कर रखेंगे तो आपको सारे प्रपत्र भरने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद 9वां नंबर है कि पिंक पेपर सील का नंबर व संख्या। देखिए, जितनी भी संख्या में पिंक पेपर सील आपको मिलेगी वो संख्या आप उसके सामने लिख दीजिएगा, और उनका क्रम संख्या कहां से कहां तक है वो ठीक उसके सामने लिख दीजिए। उसके बाद 10वां नंबर है स्पेशल टैग की संख्या व क्रम संख्या, ये भी ठीक आप ऊपर की तरह भरेंगे। उसके बाद 11वां नंबर है कि मॉक पोल का सही समय व संख्या। देखिए, ये भी आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करना होता है, तो मॉक पोल का जो सही समय है वो आप उसके ठीक सामने लिख दीजिए, और मॉक पोल की संख्या यानी कि आपने मॉक पोल में कितने मतदान करवाए हैं वो भी आप यहां पर लिख दीजिए। तो देखिए, मॉक पोल में मिनिमम आपको 50 मतदान करवाने होते हैं, यानी कि 50 वोट डलवाने होते हैं, तो यहां पर संख्या में आप 50 अंकित कर दीजिएगा, और जो भी उसका समय होगा यानी कि सुबह अगर आपने 6 बजे मॉक पोल करवाया है तो यहां पर आप प्रातः 6 बजे अंकित कर दीजिए। उसके बाद 12वां नंबर है कि मतदान शुरू करने का सही समय। मॉक पोल के बाद ईवीएम मशीन को सील किया जाता है, कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है, तो उसके बाद एग्जैक्टली जो मतदान है वो कितने बजे शुरू हुआ वो समय आप यहाँ पर अंकित कर दीजिए।
उसके बाद 13वां नंबर है कि मतदान समाप्ति का सही समय, कि मतदान जिस समय पर समाप्त हुआ है वो समय आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। अब चलिए इस फॉर्मेट के अगले भाग में चलते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा क्योंकि इसे पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी अंकित करना होता है। यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे होंगे, पड़े मतों का प्रति 2 घंटे वार लेखा, यानी कि हर 2 घंटे में जो मत पड़ते हैं उसका लेखा जोखा बनाना होता है। तो इसमें देखिए पहला कॉलम है समय का, फिर जो अगला कॉलम है वो है कुल मतों की संख्या और यहाँ पर पुरुष महिला इसके 2 सब कॉलम बनाए गए हैं। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है कुल पड़े मतों की संख्या, इसके भी 2 सब कॉलम है पुरुष महिला, उसके बाद है प्रतिशत और उसके बाद है अभियुक्ति। तो देखिए समय यानी कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होता है, तो 7 से 9 बजे यानी कि 2 घंटे में कुल कितना मतदान हुआ है उसका लेखा जोखा आपको आगे लिखना है। तो देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया था कि मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया था कि जिस मतदेय स्थल पर मैं चुनाव करवा रहा हूं वहां पर 930 कुल मतदाता हैं, 510 पुरुष मतदाता हैं और 420 महिला मतदाता हैं। तो आप यहाँ पर पुरुष और महिला मतदाता की संख्या तो सारे कॉलम में आप पहले से लिख दीजिए कि 510 पुरुष और 420 महिलाएं, ये सारा आप पहले से लिख दीजिएगा। अब देखिए 7 से 9 के बीच में अब कुल कितना मतदान हुआ वो उसके सामने आपको लिखना होगा। तो पुरुष मतदाता कितने हैं 510 और महिला मतदाता कितने हैं 420। तो 510 और 420 में कितने पुरुष मतदाता और कितने महिला मतदाताओं ने मतदान किया कितने बजे से 7 से 9 बजे के बीच में, वो उसके सामने आप अंकित कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रतिशत निकालना है। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर आप 2 बातें समझ लीजिए कि सेपरेटली भी पूछा जा सकता है आपसे कि पुरुष मतदाताओं का कितना प्रतिशत रहा और महिला मतदाताओं का कितना प्रतिशत रहा, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल प्रतिशत कितना है, तो वो भी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। अब मान लीजिए कि 7 से 9 बजे के बीच में 510 पुरुष मतदाता में से 100 जो पुरुष मतदाता हैं उन्होंने मतदान किया, तो हम पुरुष वाले कॉलम में 100 लिख देंगे। इसी तरह से 420 महिला मतदाताओं में से 130 महिला मतदाताओं ने मतदान किया, तो महिला वाले कॉलम में हम 130 लिख देंगे। अब देखिए अगर आप पुरुष और महिला का अलग अलग प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो पहले हम आपको कैलकुलेशन बता देते हैं कि आप 7 से 9 के बीच में पुरुष मतदाता का कितना प्रतिशत रहा, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए 100 पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया तो 100 बटे कुल पुरुष मतदाता कितने थे 510, तो 100 बटे 510 हो गया और इसे आप 100 से गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पुरुष मतदाता का जो प्रतिशत आएगा वो आ जाएगा 19.60%। इसी तरह से अगर महिला मतदाता का आपको प्रतिशत निकालना है तो कुल महिला मतदाता कितनी है 420 और उसमें से 7 से 9 बजे के बीच में 130 महिला मतदाताओं ने मतदान किया, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 130 को आपको भाग देना है किससे 420 कुल महिला मतदाताओं से, और इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करिए 130 को 420 से भाग दे दीजिए, जितना भी आएगा उसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30.95%। तो इस तरह से आपने महिला मतदाता और पुरुष मतदाता का अलग अलग प्रतिशत निकाल लिया। अब देखिए अगर आपको 7 से 9 के बीच में टोटल परसेंटेज निकालना है, यानी कि कुल जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत कितना है, तो हमने आपको बताया था कि कुल मतदाता कितने हैं 930। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 7 से 9 के बीच में पुरुष और महिला मतदाताओं के मतदान को अगर आप जोड़ लेंगे तो 100 पुरुष मतदाता और 130 महिला मतदाता यानी कि कितने हो गए 230। तो 230 बटे कुल मतदाता यानी कि 930 और इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुल प्रतिशत आ जाएगा 7 से 9 के बीच का 24.73%। ठीक इसी तरह से 9 से 11 बजे के बीच में 510 पुरुष मतदाता और 420 महिला मतदाता में से अगर 150 पुरुष मतदाता और 120 महिला मतदाता ने मतदान किया है तो आप इनकी संख्या यहाँ पर अंकित कर दीजिए। पुरुष वाले कॉलम में 150, महिला वाले कॉलम में 120, और ठीक इसी तरह से जैसे अभी हमने आपको बताया था आप मत प्रतिशत निकाल लीजिए। महिला का भी अलग निकाल सकते हैं, पुरुष का भी अलग निकाल सकते हैं और कुल मत प्रतिशत भी आप अलग से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आगे 11 से 1 के बीच में, 1 से 3 बजे के बीच में, 3 से 5 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में जितना भी मत प्रतिशत आता है, जितने भी मत पड़ते हैं उनकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर लिखा है कि प्रति 2 घंटे वार लिखा, यानी कि हर 2 घंटे में जो टोटल वोटिंग है यानी कि जो टोटल मत है उसमें से कितना मत पड़ा है और उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो आपको हर 2 घंटे में देखिए कुल पुरुष मतदाता कितने हैं 510 और जो कुल महिला मतदाता हैं वो कितनी है 420। तो 510 और 420 के सापेक्ष कितना मत पड़ रहा है
उसका आपको मत प्रतिशत निकालना है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर 7 से 9 बजे के बीच में 100 पुरुष मतदाता और 130 महिला मतदाताओं ने मत कर लिया तो अब जो बचा है उसको आप यहां पर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सिंपल सी कैलकुलेशन है कि हर 2 घंटे में कुल मतों के सापेक्ष आपको प्रतिशत यहां पर निकालना है और उसको यहां पर आपको अंकित करना है। लास्ट में एक अभियुक्ति वाला कॉलम है, तो जिस भी समय में या 7 से 9 बजे के बीच में या 9 से 11 बजे के बीच में अगर कोई चैलेंज्ड वोट है या कोई टेंडर वोट है, तो अगर इस टाइप का कोई वोट पड़ता है तो अभियुक्ति में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगले बॉक्स में आपको चिन्हित प्रति के अनुसार कुल पड़े मतों की जो संख्या है वो अंकित करनी है। देखिए, प्रथम मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है, तो उसमें कुल कितने मतदाताओं को चिन्हित किया गया है उसकी डिटेल आपको आगे भरनी है। देखिए, इसमें 1 2 3 4 कॉलम है। तो पहले कॉलम में पुरुष महिला योग है, अगले कॉलम में कुल मत, अगले कॉलम में पड़े मत और अगले कॉलम में प्रतिशत। तो देखिए, जो उदाहरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें जो कुल पुरुष मतदाता है उनकी संख्या 510 है, तो आप कुल मत वाले कॉलम में पुरुष के आगे 510 लिख लीजिएगा, महिला के आगे आप 420 लिख लीजिएगा और इसका जो टोटल योग हो गया वो हो गया 930। अब इसके बाद देखिए पड़े मत, मान लीजिए कि जो टोटल वोट पोल हुआ उसमें जो कुल पुरुष मतदाता थे वो 300 थे, तो हम 300 अंकित कर देंगे पड़े मत वाले कॉलम में और पुरुष वाले के आगे। इसी तरह से कुल महिला मतदाता जिन्होंने मतदान किया है उनकी संख्या 250 है, तो 250 अंकित कर देंगे और इनका जो योग होगा वो हो जाएगा 550। इसी तरह से अगर आपको प्रतिशत निकालना है, तो अगर आपको पुरुष मतदाता का प्रतिशत निकालना है टोटल, तो उसमें क्या करेंगे, तो देखिए 300 कुल पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया है, कितने में से, 510 में से, तो 300 बटे 510 और उसको जब आप 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 58.82%। इसी तरह से अगर आपको महिला मतदाता का प्रतिशत निकालना है तो 250 बटे 420, इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए तो यह आ जाएगा 59.52%। और इसके बाद अगर आपको कुल मत प्रतिशत निकालना है तो कुल मत जो पड़े हैं वो 550 हैं, तो 550 बटे 930 और जब आप इसको भाग देंगे 550 को 930 से भाग देंगे और जितना भी आएगा जब उसको आप 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 59.13%, वो आप यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला बॉक्स है उसमें आपको भरना है कि ईवीएम में कुल मत। देखिए, जो ईवीएम मशीन है यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है, जब लास्ट में मतदान खत्म होता है उसका क्लोज बटन दबाया जाता है तो ईवीएम मशीन के डिस्प्ले पे जो कुल मत शो होंगे वो आपको यहाँ पर अंकित करने होंगे। तो देखिए, हम आपको ऊपर वाले बॉक्स में बता चुके हैं कि जो कुल मत पड़े हैं वो 550 है, तो देखिए यहाँ पर आपका 550 लिखा जाएगा। देखिए, कुछ स्पेशल केसेस हैं जब हमने और वीडियो डिस्कस किए थे जिसमें हमने मतपत्र लेखा 17 गौ कैसे भरा जाता है, पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरी जाती है, उसमें हमने आपको डिटेल में बता रखा है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में कोई मतदाता अपने आप को चिन्हित करवा लेता है और उसके बाद वो मतदान करने से मना कर देता है, तो चिन्हित प्रति में जितने मतदाता हैं और ईवीएम मशीन में कुल जितने मतदाता हैं उनकी संख्या में डिफरेंस आ जाता है। तो उस केस में ईवीएम मशीन में जो कुल मत है वो यहाँ पर डिफर हो जाएगा। ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा केस होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ईवीएम मशीन में कुल जितने मत होंगे वो आप इसके सामने अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद 17 कौ रजिस्टर का अंतिम क्रमांक, आपका जो मतदाता रजिस्टर 17 कौ है जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होता है, उसका जो अंतिम क्रमांक होगा वो ये शो करेगा कि कुल कितना मत पड़ा है। वो जो क्रमांक होगा वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रमांक आते हैं, जितने मतदाता आते जाते हैं उनकी एंट्री की जाती है। तो लास्ट वाला जो क्रमांक होगा वो क्या प्रदर्शित करेगा कि वो अंतिम मतदाता था, तो अंतिम मतदाता की जो संख्या है वो क्रम संख्या प्रदर्शित करेगी, तो वो संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि चिन्हित प्रति में और जो सीयू मशीन होती है उसमें लास्ट में जो डिस्प्ले होता है वो जो मत होता है और 17 कौ रजिस्टर का जो अंतिम क्रमांक होता है इसमें डिफर हो सकता है, लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। अगर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर पीठासीन अधिकारी इस फॉर्मेट को पहले से भरकर अपने पास रखेंगे तो अंत में जितने भी प्रपत्र भरने होते हैं, जितने भी अनुलग्नक भरने होते हैं, उनको भरने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।